जय निषाद राज दोस्तों आज हम लोग निषाद वंश के एक बहुत विशाल और बड़े राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह राजवंश भारत में पनपा। इस राजवंश का नाम है गंग राजवंश या गंगा राजवंश। दोस्तों यह राजवंश अपनी जाति से संबंधित था। यह राजवंश अपने जाति से कैसे संबंधित था, इसके कई सबूत मैं आज आपके समक्ष पेश करूंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इसके सबूत मांगेंगे कि भाई आपने कैसे इस राजवंश को अपना जाति का बताया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस राजवंश के बारे में जानने की। दोस्तों 5वीं शताब्दी ईस्वी तक गंगा वंश के 80 राजाओं ने कोल्हापुर की गंगाबाड़ी पर शासन किया था। इस संदर्भ में हम कर सकते हैं उल्लेख है कि इतिहासकारों ने सहमति व्यक्त की है, कई घटनाओं का वर्णन किया है। दोस्तों गंगा राजा अनंत वर्मन और उनके वंशज जिन्होंने गंगाबाड़ या गंगाबाड़ी पर शासन किया था, उन्हें रूढ़ी गंगा भी कहा जाता था। यह उल्लेख है किया जाता है कई शिलालेखों में कि राधी या रूढ़ी शब्द कैवर्तों के लिए प्रयुक्त होता था। कैवर्त यानी कि केवट। दोस्तों केवट को संस्कृत में कैवर्त कहा जाता है। दोस्तों जल्लारी तेलुगु मछुआरे, पालकी वाहन और किसान थे। जल्लारी जो जाल से उत्पन्न हुआ है। गंगानेट्स, गंगावांशु, गंगा के लोग उसी तरह धारण करते हैं जैसे कि कबेरा मछली पकड़ने वाली जाति। एक विभाजन को गंगी मकलू कहा जाता है। जाति संगठन समारोहों में जलारी मिल्लो के साथ मेल खाते हैं। गंगा के उड़ीसा के लोग नोलिया कहते हैं। गंगा पुत्र का अर्थ है गंगा के बच्चे। जल की देवी का नाम है कबेरा उपखंड है। दोस्तों कई जगह ऐसे प्रमुख शिलालेखों में यह दावा किया गया है, यह लिखित मिला है कि जो गंग वंश और गंगा राजवंश के राजा थे वह कहीं ना कहीं निषाद वंश या केवट वंश, कैवर्त वंश, मछुआरा या महिष समाज से संबंधित थे। दोस्तों इसके कुछ सबूत मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। दोस्तों जिस व्यापार पर आज उड़ीसा के जिस समुद्री व्यापार पर आज उड़ीसा के लोग गर्व करते हैं, वह व्यापार कैवर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। शासकीय कैवर्त नाविक महीनों तक अपनी नावों में समुद्र में तैरते रहे और समुद्र के सुदूर द्वीपों में व्यापार करते रहे। कैवर्ता लोग गंगवंश के गजपति राजा की नौसेना में दलपति नेता के रूप में कार्य करते थे। इससे प्रतीत होता है कि इनका संबंध गंगवंश से था। प्राचीन काल में बसेली पुरी के गजपति राजा के महल में केवट के संरक्षक देवता की धूमधाम और समारोह के साथ पूजा की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इन केवर्तों और उनकी परंपरा का गंगवंश के राजाओं के साथ घनिष्ठ संबंध था। राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव के समय के बाहर कलिंग सिक्के मुख्य लिंग के पास एक स्थान कलीपट्टनम से खोजे गए हैं, जो कभी कलिंग की राजधानी थी। 5वें सिक्के के एक तरफ नाव की छाप है। चिल्का क्षेत्र के मछुआरे की जीवनी शैली उल्लेख किया गया है। चिल्का क्षेत्र के मछुआरे या केवर्त गंगा देवी की पूजा करते हैं। दोस्तों जो उनका राजकीय जो सिक्का खोजा गया है उस पर नाव का चित्र है, और नाव का चित्र या नाव का संबंध मछुआरा निषादों से संबंध रखता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गंगा राजवंश एक और सबूत पेश करता है अपने सिक्कों द्वारा कि गंगा राजवंश कहीं ना कहीं मछुआरों निषादों से संबंधित था। दोस्तों दास, ढिबड़ा या केवट या केवट मछुआरे वर्ग से संबंधित है। गंगा वंश एक प्राचीन कैवर्त या दास वंश का हिस्सा है। उनका मूल निवास सिंधु, सरस्वती, सरयू, यमुना और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं के बहने वाली पवित्र गंगा जैसी नदियों के घाटी में स्थित था। गंगा नदी के मुहाने की पहचान गंगा रिदाई के रूप में की गई थी, जो उपरोक्त क्षेत्रों में शामिल थी। इसी कारण एक लंबे ऐतिहासिक काल के उत्थान पतन के बाद भी वे आज स्वयं को गंगवंश से जोड़कर अथवा स्वयं को गंगा पुत्र कहकर गौरवान्वित करते हैं।
दोस्तों आज हमारा निषाद समाज खुद को गंगा पुत्र या जल पुत्र या नदी पुत्र कहकर खुद को गौरवान्वित करता है। ये कहीं ना कहीं संबंध हमें गंगवंश से जोड़ता है। माँ गंगा को आदि माँ के रूप में पूजते हैं। कैलाश पर्वत लिंग उपासक भी है, यानी शैव धर्म के पालक भी है, क्योंकि माँ गंगा का उत्पत्ति महादेव के जटाओं से मानी जाती है। इसलिए आज भी हमारे समाज के लोग ज़्यादातर शैव पद या शैव धर्म को मानने वाले हैं, महादेव को मानते हैं। कैवर्तों के अलावा गो आडा या गौड़ा जाति महत्वपूर्ण शाखा है, जो केवटों की तरह ही दावा करती है कि वो गंगवंश या माता गंगा से संबंधित है। गंगा माँ की मूर्तियाँ उनके घरों की दीवारों में उकेरी गई है। आज के केवटों के अंदर इसमें एक गोला आकृति है, जिसमें ना ही शरीर है। उन्हें लगता है कि उनकी एक शाखा ने भगवान जगन्नाथ की छवि की कल्पना की थी। इनकी एक शाखा को गंगोडू या गंगीडू कहते हैं। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गंगा वंश के अलावा गंगा वंश नामक एक समुदाय भारत के विभिन्न हिस्सों में रहता है। उनकी पहचान केवट या ढिबरा के रूप में की जाती है। उनका उचित होगा कि गंगा वंश की उत्पत्ति इसी गंगा केवट जाति से हुई थी। इतिहास से ज्ञात होता है कि यह केवट गंगा नदी के मुहाने पर फैले होने के वजह से इनके राजवंश का नाम गंगा राजवंश पड़ा है। दोस्तों ये सभी जो मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं, ये सभी शिलालेख से प्रस्तुत होते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम तक कलिंग के पूरे पूर्वी तट के मध्यम से गंगरीदाई क्षेत्र, इसके अलावा उत्तरी की गंगा यमुना और सरयू नदी के घाटियों में भी बड़ी संख्या में रहे थे। वे महाराष्ट्र, मैसूर और विंध्य क्षेत्रों में भी रहते थे। मद्रास के लोगों की उत्पत्ति प्राचीन ताम्रलिप्त जाति के हुई है। केवट जाति और महिष्य जाति मूल रूप से एक ही हैं। गंगा प्राचीन कर्नाटक के एक महत्वपूर्ण शासक वंश थे। उन्हें गंगा के वंश से अलग करने के लिए उन्हें पश्चिम गंगा वंश के रूप में भी कई बार जाना गया है। उन्होंने 350 से 550 की अवधि में दौरान शुरू में कलोर से एक संपूर्ण शक्ति के रूप में शासन किया। बाद में अपनी राजधानी को तालाकट में स्थानांतरित किया। आधुनिक मैसूर के कावेरी नदी के तट पर चालुक्यों और बाद में राष्ट्रकूटों के साथ संबंध दक्षिण कर्नाटक पर उनके शासन के परिणाम स्वरूप कदम्बली में उत्कृष्ट स्मारकों का निर्माण कराया। एक शिलालेख के अनुसार कर्नाटक और कलिंग के गंगा राजवंश उत्तरी भारत में से आए थे। डॉक्टर N.K. साहू की राय पश्चिमी और पूर्वी गंगा वंश दोनों ही एक ही वंश के हैं और वह 5वीं शताब्दी ईस्वी के में उत्तर भारत से आए और क्रमशः कलिंग और कर्नाटक में नए राज्यों की स्थापना की। यह जो मैं बात बता रहा हूँ यह शिलालेखों से लिया गया है। पश्चिमी गंगाओं ने मैसूर राज्य गंगावाड़ी में लगभग 250 ईस्वी से लगभग 1004 ईस्वी तक शासन किया। पूर्वी गंगाओं ने कलिंग पर 1028 से लेकर 1434 से 35 तक शासन किया। ये दोनों राजवंश अलग अलग थे लेकिन दूर से संबंधित थे। शासक कोंगानी वर्मन ने विजय प्राप्त करके एक राज्य बनाया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी माधव प्रथम और हरिवर्मन ने वैवाहिक और सैन्य संगठनों द्वारा अपने प्रभाव का विस्तार किया। उन्होंने विद्वानों के काम को प्रोत्साहित किया, कुछ उल्लेखनीय मंदिरों का निर्माण कराया। पश्चिम गंगा वनवासी कदम्बों ने लगभग असंगठित 4वीं शताब्दी ईस्वी में या दूसरे छमाही में कर्नाटक में कई राजवंशों की स्थापना की। दोस्तों पश्चिमी गंगों और वनवासी कदम्बों के लगभग संगठित 14वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरी छमाही में कर्नाटक के संपूर्ण राज्यों की उनके गुणों के कारण कई राजवंशों की स्थापना की। एक प्रभावी वफर राज्य के रूप में कार्य किया। उल्लेख है कि कई शिलालेखों में उनके द्वारा स्थापित घनिष्ठ संकरों पर्याप्त डेटा प्रदान करते हैं। मिदनापुर का प्रारंभिक इतिहास तामलुक के प्राचीन शहर के आसपास है, जो 5वीं शताब्दी की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपी समुद्री बंदरगाह। 7वीं शताब्दी के मध्य में चीन से प्रसिद्ध यात्री हेनसांग ने तामलिक को 10 बौद्ध मठों, 1000 भिक्षुओं और राजा अशोक द्वारा
200 फीट के एक स्तंभ के साथ एक महान बंदरगाह में वर्णित किया है। दोस्तों, कर्नाटक के पहले 2 संपूर्ण राज्यों की स्थापना की। उनके गुणों के कारण दोस्तों तमिल और कर्नाटक शक्ति के बीच गंगा ने एक प्रभावी बफर राज्य के रूप में कार्य किया। कई शिलालेखों में उनको कैवर्त या कैवर्त राजा के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, प्राचीनतम हिंदू किंवदंतियों के अनुसार यह तट लगभग 8 मील दूर था और हिगली के मुहाने पर जमीन बनाने की प्रक्रिया इतनी तेजी से चल रही थी कि वर्तमान में यह समुद्र के पूरी तरह से 60 मील दूर है। ताम्लुक के शुरुआती राजा मयूरवंश के थे और जाति से क्षत्रिय थे। इस पंक्ति में अधम नीलंक नारायण निसंतान मर गए और उनकी मृत्यु पर सिंहासन कालू भूया नाम के एक शक्तिशाली आदिवासी प्रमुख द्वारा हड़प लिया गया। ताम्लुक के कैवर्त या मछुआरा राजाओं की पंक्ति के संस्थापक थे। यह राजा जो थे वो कैवर्त वंश के ही थे। दोस्तों, जो गंगा और गंगा राजवंश था, ये राजवंश निषाद वंश से ही संबंधित था और इस राजवंश ने कई हजार वर्षों तक उड़ीसा और दक्षिण भारत पर शासन किया और अपना कई महत्वपूर्ण योगदान दिया इस हिंदू धर्म के स्थापना में और हिंदू धर्म को विस्तार करने में। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई जितने भी उल्लेखनीय बात जो शिलालेखों और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा बताई गई थी, उसको मैंने आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों, ये सभी की सभी जानकारी बिल्कुल सही है और इस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही निषाद समाज से जुड़े हुए निषाद समाज के इतिहास वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।